हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प सक्सेस में, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम से संबंधित 8/12/2025 के सेकंड शिफ्ट का साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, जो कमरे के सामान्य तापमान पर लिक्विड रूप में रहती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि जो वृक्काणु हैं, जैसे नेफ्रॉन में जो कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल। ठीक है, देखा जाए तो जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, जिसको हम वृक्काणु बोलते हैं, यानी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि छनन के बाद शरीर के लिए आवश्यक उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और पानी को वापस रक्त में क्या करते हैं? अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए क्या होगा इसका सही आंसर? वृक्काणु में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल जो पदार्थ होते हैं चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल यानी कि C2H5OH का सामान्य नाम है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो C2H5OH है, इसका जो IUPAC पद्धति में इथेनॉल और सामान्य भाषा में इसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जब किसी भी परिपथ में धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति क्या हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो विद्युत शक्ति जैसे विद्युत शक्ति है, ठीक है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर I² R होता है। यदि प्रतिरोध यानी कि जिसको R से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को, ठीक है, यदि प्रतिरोध जो स्थिर रहे और धारा को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि P बराबर एक, जैसे ये पहले का वैल्यू दे रखा है, अब हम नई स्थिति में आ रहे हैं तो P न्यू बराबर I को हम 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि 2I², ठीक है, इंटू R। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4I² R बराबर क्या आ जाएगा? 4P। ठीक, इसीलिए शक्ति यहाँ पे क्या हो जा रही है? 4 गुनी हो जा रही है, यानी कि जो प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति है वो 4 गुनी होती है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है लकड़ी की पेंसिल की जो छीलन होती है, क्या उसे डालना चाहिए? क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी में दे रखा है कि एक जो क्रश किया हुआ कोल्ड ड्रिंक कैन, क्या ये डालना चाहिए? या फिर ऑप्शन सी पॉलीथीन बैग डालना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कांच की बोतल डालनी चाहिए। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे लकड़ी का एक प्राकृतिक और जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सड़ गल सकता है, ठीक, जबकि प्लास्टिक, कांच और धातु के जो कैन होते हैं वो गैर जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये आसानी से इसका जो है कंपोस्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लकड़ी की पेंसिल की छीलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश सघन माध्यम ए से विरल माध्यम बी की ओर यात्रा कर रहा है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी? इसका सही आंसर क्या होता है?
जब जैसे अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक दो समान राशियों के का अनुपात होता है, यानी कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसका अनुपात होता है, जबकि समान राशियों का जो अनुपात होने के कारण इसकी जो इकाई है कोई भी इकाई नहीं होती है। यानी कि एक माध्यम जब सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी ए से बी की ओर यात्रा करता है और माध्यम ए की सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, कोई भी नहीं होती है। इसके लिए इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि मानव नर गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमाप में बेमेल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, कहा गया है कि अलिंग सूत्र का 13वां युग्म। ऑप्शन बी में दे रखा है अलिंग सूत्र का 20वां युग्म। ऑप्शन सी दे रखा है लिंग गुणसूत्र, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है अलिंग सूत्र का प्रथम युग्म। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिंग गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, मानव नर में 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें एक एक्स गुणसूत्र बड़ा और एक वाई गुणसूत्र छोटा होता है। इसका जो आकार होता है वो असमान होने के कारण ये बीमेल होते हैं, यानी कि मिसमैच्ड होते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जैसे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध के कारण उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, जिसे हम जूल के नियम से यानी कि हीटिंग H बराबर I² RT ठीक द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होता है विद्युत धारा के कारण किसी भी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो जूल के तापन का नियम होती है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जूल का तापन। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि एक साइकिल चालक एक समान वृत्तीय गति करते हुए अपनी गति की दिशा में एक सेब फेंकता है, तो सेब किस में गति करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि एक वृत्तीय गति है, ठीक है, वृत्तीय गति में किसी भी जैसे आप मान लीजिए वृत्तीय गति कहा गया तो वृत्तीय गति में किसी भी जो छड़ के वेग की जो दिशा होती है वो वृत्तीय पथ की, ठीक है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श जो रेखा होती है उसकी ओर होती है। जबकि जड़त्व के नियम के कारण जैसे सेब है, ठीक है, सेब इसी दिशा में क्या करती है, सीधे जाएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उस बिंदु पर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा पथ में गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी। इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे कि कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो पादप हो या तो जंतु हो या जीवाणु हो, की बाहरी परत होती है और सूक्ष्मदर्शी से अनिवार्य रूप से दिखाई देती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है। देखा जाए तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल निश्चित गैर विकर्णी, जिसको नॉन रेडिएटिंग बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिससे जो परमाणु क्या होते हैं वो स्थिर रहता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का क्या होता है, विकिरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी निम्न अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए जैसे कि सोना है, ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है सोना, दूसरा दे रखा है तांबा, तीसरा दे रखा है जिंक और चौथा दे रखा है लोहा। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सोना क्या होता है, रासायनिक रूप से सबसे कम अभिक्रियाशील होता है और यह जो है वो वायु,
जल और अम्लों से आसानी से क्रिया नहीं करता। इसीलिए जो प्रकृति होती है, प्रकृति में जो फ्री स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था होती है, उसमें पाया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण का क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है और यह गति की दिशा के विपरीत होने के कारण वस्तु के वेग में लगातार कम करता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और यह 150 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, तो इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है। देखा जाए तो जैसे यहाँ पे प्रारंभिक वेग दे रखा है, यानी कि u, जो u है, u बराबर यहाँ पे दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, u का मान यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, तो इसको हमें पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 गुणे 5/18, 18 त्या 54, तो 5 त्या 15, यानी कि u का मान कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। जबकि यहाँ पे v जो है, ठीक है, v हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी चाल से चल रही है और 150 मीटर चलने के बाद वो रुक जाती है, यानी कि जो अंतिम वेग होगा इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक, और यहाँ पे अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में इसका मान रखना होगा। तो v स्क्वायर का मान कितना है 0, u स्क्वायर का मान है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 2, a का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है और s का टोटल दूरी कितनी दे रखी है 150। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 300 और 300 इसको a बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो 300 a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 225, वो भी माइनस में। ठीक, जब इसको हम a को साइड में ले जाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आएगा माइनस 0.775 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसमें जो परिणाम होगा त्वरण का वो होगा 0.75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा सीधे रक्त में छोड़ा जाता है और अन्य सभी जितने भी जैसे पित्त, लार और अग्नाशय जो रस होते हैं वो डक्ट्स यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से स्रावित होने वाले पाचक रस या एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह कथन गलत है क्योंकि ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि का जो तारत्व होता है या फिर छीड़ता यानी जिसको पिच बोलते हैं, ठीक है, पिच, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होगा। ठीक, कार्बन बराबर कितना होता है, कार्बन बराबर 12 यू होगा। ठीक, जबकि O2 यहाँ पे दे रखा है 16 दूनी 32। ठीक, इसका जो द्रव्यमान है, ठीक, C 6 नंबर पे होता है, जो O है वो 8 नंबर पे होता है और इसका जो द्रव्यमान होगा वो 12 यू है और O2 का हो जाएगा 16 दूनी 32 यू। जबकि कुल द्रव्यमान देखा जाए तो 12 + 32 बराबर आ जाएगा 44 यू, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 44 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर संचलन को सही ढंग से समझाता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कि पदार्थ के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं वो निरंतर गति होते हैं क्योंकि उनके पास अपनी स्वयं की गतिज ऊर्जा
होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है किसी भी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh होता है, और यहाँ पे m क्या है द्रव्यमान, h क्या है सतह से ऊंचाई, और सतह से ऊंचाई h दे रखा है, और g का मान करता है गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए यह दोनों क्या होता है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पिंड की स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि स्वपरागण की तुलना में पर परागण का जो प्राथमिक लाभ होता है वो क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होता है। जैसे कि पर परागण क्या होता है, उसमें दो अलग अलग पौधों के गुणों का मिलन होता है, जिससे नई अनुवांशिक जो विविधताएं होती हैं वो पैदा होती हैं, और जो बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होती हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अनुवांशिक विविधताएं होती हैं वो विविधताएं लाता है, जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना वर्धित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्क बुझे चूने यानी कि CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जब वो शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, उसमें जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जब कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जब भी कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि NaHCO3 से क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में संबंधित लवण पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि एक कार चालक घर पर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है तो उसका चेहरा जो है वो दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका सही आंसर क्या है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण जिसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर के ध्रुव पर, ठीक है, यानी कि P पॉइंट पर मुख्य फोकस के अत्यंत पास रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आभासी, सीधा और आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो नए जीवों में विकसित होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहता है, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन होना, यानी कि खंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें स्पाइरोगायरा जैसे सरल बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर स्वतः ही छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटेशन। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।